और मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। आज से हम इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं और उस सेगमेंट का यानी पोर्शन का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। यानी आज से हम अपना नया इलेक्ट्रोस्टैट्स का नया टॉपिक यानी कि नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में होगा, यानी कि लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और फिर हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे, देखेंगे करके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो चलो शुरू करें आज का लेक्चर नंबर 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। किसके साथ? आपके अपने फिजिक्स गुरु संजय झा के साथ। तो आज हम शुरू करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, अपने आप में कोई टर्म नहीं है। अपने आप में टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी बेसिकली पोटेंशियल जो होता है एक रिलेटिव टर्म होता है। और ये होता क्या है, तो देखो इसको अगर हम कॉमन लैंग्वेज में समझें कि जनरली हम इसको कब यूज करते हैं। जैसे मान लिया कोई आपके सोसाइटी में कॉलोनी में एक बच्चा है, कोई बड़ा होशियार है, क्या कहते हैं? भाई लड़के में बड़ा पोटेंशियल है। मतलब पोटेंशियल का मतलब एक ऐसी चीज जो किसी चीज में या किसी भी चीज में भरी हुई है, किसी भी चीज में भरी हुई है, और वो भरी हुई क्या है? एनर्जी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल का मतलब एक ऐसी एनर्जी जो किसी भी चीज में भर जाए, यानी स्टोर हो जाए। तो स्टोर्ड एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, या पोटेंशियल कहते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, है ना। अब इसमें देखो एनर्जी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर होती कब है, उसके लिए आपको आपको दो चीजें समझनी है। देखो, एक कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है ना, ये दो तरह का होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसको डिटेल में और अच्छे से करेंगे जब 11th क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, वहां पर हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को और अच्छे से समझेंगे। आज हम थोड़ा इसका हल्का सा ऐसे ही देखते हैं कि भाई कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। देखो कंजर्वेटिव वर्ड जो आया, समथिंग कंजर्व्ड, कोई चीज कंजर्व हो, किसी चीज में भरी हुई है, भर जाए यानी भर दे, तो हम कहते हैं कंजर्व हो गया, इकट्ठा हो गया, है ना। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं कि हमने दो चार्ज लिए, दो चार्ज सिमिलर चार्ज लिए। मान लो सिमिलर चार्ज क्या कर रहे होंगे? दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो मान लो 2 पॉइंट चार्ज लिए, यहां पर रखा है, तो दे विल रिपेल ईच अदर, यानी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो उसको अपनी पोजीशन पे रखने के लिए हमने क्या करना है? हमें बाहर से फोर्स लगाना पड़ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहे हैं, यानी उसको हिलने नहीं देना, है ना। यानी कहने का मतलब जो सिस्टम हमें वहां सिस्टम जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, वो अपने आप नहीं मेंटेन्ड नहीं है, उसको मेंटेन किया हुआ है। यानी बाहर से फोर्स लगाना पड़ रहा है जो अपोज कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जिसकी वजह से वो दोनों चार्ज वहां पर प्लेस्ड है ना। अब उसको अगर मान लो जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको हटा दो, तो क्या होगा? वो सारे चार्ज दोनों चार्ज बहुत तेजी से भागेंगे, दूसरे से दूर चले जाएंगे, दूर जाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसमें कुछ एनर्जी भर गई, यानी कि एक ऊर्जा भर गई, एनर्जी भर गई, यानी वो उससे भरा हुआ है, बाहर नहीं निकल पा रहा। कब पता लगा? जब हमने फोर्स हटाया। यानी कि जो हम बाहर से एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं वो क्या कर रहा है? वो उसकी एनर्जी में जाके स्टोर हो जा रहा है। तो ऐसे फोर्स को, जो फोर्स किसी भी जो फोर्स क्या करता है, जिसके अगेंस्ट अगर वर्क होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो एक ऐसा फोर्स जो जिसके अगेंस्ट अगर वर्क हो और वो वर्क उसकी सिस्टम की एनर्जी में जाके स्टोर हो जाए, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? नाम से पता लग रहा है कि जिसके अगेंस्ट अगर वर्क किया जाए तो वो वर्क उसकी एनर्जी में जाकर कंजर्व हो जाए। तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? यानी कि सिस्टम में इकट्ठा हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और अगर जो नहीं कर पाए सिस्टम में इकट्ठा फोर्स एनर्जी, तो नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं। अब इसमें मैंने क्या बताया कि पोटेंशियल का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड, यानी किसी भी चीज में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है सिस्टम में, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। और स्टोर्ड एनर्जी हमेशा किससे होती है? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी डिफाइंड है, या इसीलिए डिफाइंड है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
और एनर्जी इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है, क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, इसीलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। तो कहने का मतलब यह है कि पोटेंशियल तभी होता है या पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज की डिफाइंड तभी होती है जब फोर्स कैसा होता है, जिस फोर्स की वजह से उसमें एनर्जी है वो फोर्स कंजर्वेटिव होता है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड इन इट। ऐसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता था ग्रेविटेशन में किया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिफाइंड है? क्योंकि ग्रेविटेशन एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स, जिस फोर्स के अगेंस्ट अगर कोई वर्क करा जाता है तो वर्क उसके एनर्जी में जाके स्टोर हो जाता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इन इट। समझ में आ गया? कुछ ऐसे फोर्सेस भी होते हैं जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, यानी कि अगर उसके अगेंस्ट अगर वर्क करा जाता है तो वर्क सिस्टम में स्टोर नहीं हो पाता, यानी सिस्टम में भरता नहीं है कुछ, यानी एनर्जी उसमें भरती नहीं है। तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जैसे फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कराना है तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो उसके अगेंस्ट अगर वर्क हो रहा है तो वो एनर्जी जो है उसमें स्टोर नहीं हो पा रही है, यानी वो हीट की फॉर्म में सिस्टम से बाहर चली जाती है। तो इसीलिए फ्रिक्शन क्या है? यानी कि फ्रिक्शन से, फ्रिक्शनल फोर्स से एनर्जी किसी भी सिस्टम में स्टोर नहीं हो सकती, दैट इज व्हाई फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैंने इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में की वजह से कभी भी या उसके अंदर कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड या पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड इन इट। समझ में आ गई बात? तो ये तो बात हो गई कि भाई पोटेंशियल डिफाइंड क्यों है, और पोटेंशियल का हमने सिंपल सी मीनिंग समझा कि पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड, या पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम, यानी समथिंग स्टोर्ड इन अ सिस्टम एंड दैट समथिंग इज इलेक्ट्रिक, दैट समथिंग इज एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो स्टोर्ड एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहां पर हम पोटेंशियल शुरू कर रहे हैं, एनर्जी को बाद में देखेंगे और डिटेल में थोड़ा सा, तो पहले हम पोटेंशियल स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो पोटेंशियल देखो अपने आप में कोई टर्म नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है। जैसे मान लिया कोई भी मार्कर है यहां रखा है, ठीक है, तो इसके पास एनर्जी होगी, मान लो ग्राउंड से कुछ हाइट है तो mgh है ना। अब कैसे पता लगा एनर्जी? हटा के देखो नीचे गिर गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें भरा हुआ था और उसके अगेंस्ट अगर हम वर्क करें, इसको रोक रखा था इसलिए रुका हुआ है। यानी जब उसको हमने देखा कि क्या है इसके अंदर, कैसे पता लगा इसके अंदर एनर्जी है? हाथ डालो नीचे से पता लग जाएगा, है ना। ऐसे हमने mgh1 मान लो इसको ऊपर उठाया, mgh2, तो जब mgh से mgh2 पे गया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। अब कहोगे जी ग्राउंड पे रखा है और ग्राउंड से हमने h हाइट पे उठाया, तब तो उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन करी, चेंज कहां हुआ? पहले तो जब ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे रखा होता है तो वहां पर भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। कैसे पता लगा? कैसे पता करो, इमेजिन करो ग्राउंड अगर सरफेस ना हो, अर्थ के जो मार्कर है मान लो ग्राउंड पे रखा हुआ है, जमीन को हटा दो, गड्ढा खोद दो, पता लग जाएगा। गड्ढे में कूदते हो तो गड्ढे के अंदर गिरते हो ना, गड्ढे पे लहराते थोड़ी हो ऊपर। इसका मतलब एनर्जी है वहां भी, लेकिन हम सरफेस ने हमें रोका हुआ है। अब उसकी वजह से हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर की नीचे की तरफ लग रहा है और हमें एक रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, यानी वहां पर भी ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पे भी रखा है तो भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, कहने का मतलब यह है। तो कहने का मतलब यह है कि पोटेंशियल अपने आप में कोई टर्म नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप में टर्म है, बेसिकली एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। यानी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के सरफेस से ऊपर उठाते हैं तो हम कहते हैं उसके पास एनर्जी आई mgh विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। ग्राउंड के सरफेस पे कुछ एनर्जी थी, उसके बाद हमने h हाइट पे उठाया तो h हाइट पे उठाया तो एनर्जी में कितना चेंज हुआ? mgh। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ? mgh। तो ये तो हो गई ग्रेविटेशन की बात। यहां पर हम क्या करेंगे? सेम कंसेप्ट यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, सेम कंसेप्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो यानी कहने का मतलब अब तक हमने क्या समझा कि पोटेंशियल एक कोई अपने आप में टर्म नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप में टर्म है। और यह है क्या? ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी मान लो, अब उसको समझे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसके बाद हम पोटेंशियल समझेंगे। पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, देन उसको हम यूज करेंगे किसको समझने में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने में, ठीक है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो जैसे मान लो मैंने दो चार्जेस लिए, एक Q, ये दो चार्जेस मान लिया मैंने Q1 और Q2, या कोई भी दो पॉइंट ले लिया, मान लो A और B, दो पॉइंट लिए मैंने A और B, ठीक है। मान लो किसी एक चार्ज को मैं यहां से यहां ले जाता हूं, A से B पे ले जाता हूं, मान लो Q0 चार्ज को ले गया मैं, Q0 चार्ज को ले गया A से B अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, किसी एक चार्ज को Q0 को आई हैव टेकन फ्रॉम B टू A, मैं एक चार्ज को B से A पे ले गया, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको उल्टा भगाने की कोशिश कर रही है, मान लो रिपल्सन हो रहा है और हम उसको उल्टी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, किस चार्ज को, Q0 चार्ज को। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा A और B के पॉइंट में, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं तो मैंने क्या बताया, कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अगेंस्ट जो वर्क होता है वही उसकी एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा, या वही उसकी पोटेंशियल में जाके स्टोर हो जाएगा, या वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मान लो मैंने एक चार्ज दिया Q0 को और वो B से A पॉइंट पे ले गया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब हमने बाहर से कुछ वर्क किया, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क हुआ। तो डेफिनेशन ये कहता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, electric potential difference between 2 points in electric field is defined as the amount of work done per unit charge, amount of work done per unit charge in moving the unit charge from one point to another against electric field, without acceleration, with infinitely slow speed, यानी कि बहुत ही इनफाइनाइटली स्लो स्पीड, बहुत ही स्मॉल स्पीड के साथ हम मूव करना है, यानी विदाउट एक्स। क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन per unit charge in moving the unit charge from one point to another against electric field without acceleration with infinitely slow rate, लिखो दो, with infinitely slow rate, बहुत ही स्मॉल रेट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाना है। तो यहां से बेसिकली हमने समझा कि दिस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज नॉट टोटल वर्क, दिस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन ले किसको जा रहे हैं हम, मान लो Q0 को ले जा रहे हैं, तो Q0 पे जो वर्क हुआ वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वर्क पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अभी लिखते हैं इसका फार्मूला, तो बेसिकली दिस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द यूनिट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन विद इनफाइनाइटली स्लो रेट। ठीक है, अगर हम उसको बहुत तेजी से ले जाएंगे या फास्ट स्पीड से ले जाएंगे, एक्सेलरेट करके ले जाएंगे, तो जो हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम के अगेंस्ट, वो वर्क सारे के सारी उसमें एनर्जी में स्टोर नहीं होगी, कुछ एनर्जी बाहर चली जाएगी सिस्टम से। इसीलिए उस चीज को हम इग्नोर करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही स्लो रेट से उसको मूव कराएंगे। जैसे मान लो उसको यहां से यहां ले जाना है,
तो 10 साल लगा दो, 10 ईयर्स। यहां से यहां जाना इतना स्मॉल डिस्टेंस, जितनी स्लो स्पीड से ले जाओगे उतना ही एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। कहने का मतलब यह है, क्योंकि एनर्जी फिर जो भी वर्क करेंगे वो सारी की सारी सिस्टम में एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, या पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी एनर्जी। समझ में आ गया? तो बेसिकली कहने का मतलब ये समझो कि दिस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन विद इनफाइनाइटली स्लो रेट। तो मान लो एक चार्ज को बी से ए पॉइंट पे ले गया, क्यू नॉट चार्ज को ले गया, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो गया, डब्ल्यू कहां से कहां, बी से ए पे ले गया। लेट डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क in moving a q naught charge from A to B without acceleration with infinitely slow rate against electric field. So this is the total work done in moving the charge q naught. So what is the work done per unit charge? W by q naught. भाई q naught को ले जाने में कितना वर्क हुआ, WAB। तो यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क हुआ, WBA। B से A पे ले आ रहे तो B to A और डिवाइडेड बाई q naught, यूनिटरी मेथड। क्यू नॉट को ले जाने में डब्ल्यू वर्क, तो 1 कूलम चार्ज को ले जाने में या यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। दिस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का सिंबल होता है V, तो फाइनल पोटेंशियल इज B, इनिशियल पोटेंशियल इज A, तो लिखेंगे इसको पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मेन चीज है, देखो ये मेन फॉर्मूला है। एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट चार्ज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। तो क्या समझा हमने, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क, एक्सटर्नल वर्क। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो W कौन सा वर्क है, दिस इज द एक्सटर्नल वर्क, दिस इज नॉट द वर्क डन बाय सिस्टम, दिस इज द एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट चार्ज, यानी कि क्यू नॉट को ले जा रहे हैं तो पर यूनिट चार्ज, तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई। समझ में आ गया? पॉज करो और नोट करो, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, चलो आगे करते हैं। अब देखो हाँ, अब इसमें देखो, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, दिस इज द वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, तो ये भी कैसा होगा, स्केलर होगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या क्या है ये, इंपोर्टेंट नोट बता रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है ये, क्योंकि वर्क भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वोल्ट। V से डिनोट करेंगे इसको, और 1 वोल्ट कितना होगा, 1 जूल पर अपॉन 1 कूलम। दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट व्हेन वर्क इज 1 जूल एंड चार्ज इज 1 कूलम, यानी कि 1 वोल्ट हो गया हमारा 1 जूल पर कूलम। यानी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट के बीच का, कैसे लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points, between 2 points in electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done, if 1 joule of the work has to be done in
मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब the electric potential difference between 2 point electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done in moving a charge of 1 coulomb between these points against electric field without acceleration with infinitely slow rate. तो this is the potential difference of 1 volt. समझ में आ गया क्या होता है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस? तो ये 1 वोल्ट आ गया। इसको 1 जूल पर कूलम्ब भी कह सकते हैं। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ऐसा यूनिट हो गया इसका। अब आगे देखो इसमें क्या है। अगर इसका डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन भी आप यहीं से निकाल सकते हो। देखो जैसे जूल इज द वर्क का डायमेंशन क्या होता है? देखो मैं यही निकाल के दिखाता हूं, डायमेंशन निकाल देता हूं। चलो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन, तो जूल का मतलब क्या हुआ? वर्क का डायमेंशन क्या होता है? m L² और T - 2। वर्क डायमेंशन डाल दिया। अब उस नीचे है कूलाम मतलब चार्ज। तो चार्ज कोई फंडामेंटल यूनिट तो नहीं होगा चार्ज का, कूलाम कोई फंडामेंटल यूनिट तो नहीं है। ऐसा यूनिट कौन कौन से होते हैं? ऐसा यूनिट एम्पियर आएगा इसमें। तो इसको अलग से लिख देता हूं। देखो जैसे 1 एम्पियर क्या होता है? 1 कूलम्ब अपॉन सेकेंड। तो 1 कूलम्ब क्या हो गया? 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर का ऐसा यूनिट ए ही कर दो और सेकेंड का हो गया टी। तो ए इंटू टी, दिस इज द 1 कूलम्ब, डायमेंशन ऑफ 1 कूलम्ब। यानी कूलम्ब मतलब ए इंटू टी। तो यहां पर मैं इसको ए इंटू टी कर सकता हूं। तो क्या आ जाएगा फिर इसका डायमेंशन? m L² T - 3 और a इनवर्स। ये इसका डायमेंशन आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का। वर्क या एनर्जी का डाल दिया हमने यहां पर, और यहां पर हमने जो चार्ज है उसका डायमेंशन डाल दिया। तो चार्ज का डायमेंशन होता है a इंटू टी। ए फॉर एम्पियर, टी इज द टाइम। यहां से मैंने इसको निकाला। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट ये हो गया, डायमेंशन इसका ये हो गया। अब देखो इसमें क्या है। अब आते हैं हम मेन टर्म पे, और वो हमारा टर्म क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है ना। जैसे हम कहते हैं किसी बच्चे में इतना पोटेंशियल है, पर कितना पोटेंशियल है? यानी जो उसमें भरी हुई है एनर्जी, कितनी एनर्जी भरी हुई है, किससे कंपेयर कर सकते हो? किसी से कंपेयर करोगे ना, बोलेंगे इसका पोटेंशियल उससे ज्यादा है या इसका पोटेंशियल उससे कम है। तो कहने का मतलब, अब हम किसी चीज में कहते हैं कि उसमें इतनी एनर्जी है, तो एनर्जी हमेशा एक रिलेटिव टर्म है। उसमें कंपेयर करें किसी और चीज से कि उससे ज्यादा है या उससे कम है। तो ये बेसिकली अपने आप रिलेटिव टर्म है। और दूसरी चीज, किसी भी चीज में जो भरी हुई एनर्जी होती है, उसी भरी हुई एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताया कि एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखो इसमें क्या है कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे। इसमें पता है कि जैसे मान लो एक चार्ज को हम कहां से कहां ले गए थे? बी से इसको हम ए पे लाए थे, इस तरह से बी पॉइंट से ए Q0 चार्ज को लाए थे, है ना। और बी पे पोटेंशियल हमने ले लिया था वी बी, ए पे ले लिया था हमने वी ए। यानी ए से मान लो बी पे ले गए, जो भी हमने लिखा था अभी। ए से कहां ले गया? मान लिया बी पे ले गया, जो भी था। तो फाइनल मान लिया बी है, इनिशियल मान लिया ए है। तो हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन पर यूनिट चार्ज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी वी बी माइनस वी ए फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसमें एक चीज देखो कि मान लो एक यूनिट चार्ज को अगर इंफिनिटी से, यानी कि एक ऐसी जगह से फाइनल पॉइंट पे लाया जाए
ऐसी जगह से फाइनल पॉइंट पे लाया जाए जहां पर जो इसकी इनिशियल एनर्जी है वो जीरो है। यानी कहने का मतलब एक चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है तो एक चार्ज को ऐसी जगह से लाओ जहां पर स्टार्टिंग में उसका पोटेंशियल क्या था, यानी स्टार्टिंग उसके पास एनर्जी क्या थी, जीरो। यानी जीरो एनर्जी से उसको एक गिवन एनर्जी तक लाना है। तो जो एनर्जी में डिफरेंस आएगा, जो एनर्जी उसकी इंक्रीज करेगी, वही तो उसका फाइनल होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उसके पास जीरो एनर्जी थी। तो कहने का मतलब जब पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को यानी कि चार्ज को, सॉरी कहां से लाते हैं, यूनिट चार्ज को कहां से लाएंगे, एक ऐसे जगह से लाएंगे जहां पर पोटेंशियल उसका जीरो है, और जीरो पोटेंशियल से उसको गिवन पोटेंशियल तक लाना है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल कहलाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसका पोटेंशियल जीरो था, है ना। और जीरो किसी भी चीज का पोटेंशियल, चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, जब वो बहुत दूर होगा। यानी कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या करें, यहां पर हमने लिखा था कि W A से कहां ले गए, B पर ले गए, डिवाइडेड बाय Q नॉट इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये लिख दिया। अब इसमें अगर मान लो मैंने लिया कि जो इनिशियल पॉइंट था वो इंफिनिटी था, तो इंफिनिटी से उसको B पॉइंट तक लाए, इंफिनिटी से इसको B पॉइंट तक लाए, मतलब फाइनल पॉइंट B है। हो सकता है इससे पहले वाले मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि A लिखा था या B लिखा था, मैंने मान लिया A या B, जो भी फाइनल पॉइंट है, लेट द फिर फाइनल पॉइंट इज B। तो मैं इसको इंफिनिटी से यानी कि जीरो पोटेंशियल से गिवन पोटेंशियल तक लाया, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी पोटेंशियल क्या थी, जीरो। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहां डिफाइंड है, जीरो इंफिनिटी पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, एक चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी जीरो। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी भी चार्ज को, यूनिट चार्ज को एक ऐसी जगह पे जहां पर पोटेंशियल जीरो है यानी कि इनफाइनाइट से एक गिवन पॉइंट तक लाओगे, तो जितना वर्क किया गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। यानी कि फाइनल पोटेंशियल जो है इसका वही V है, और इनिशियल पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो इसका मतलब यह हो गया कि W इंफिनिटी से कहां लाना है, B पे लाना है पर यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी ये भी एक रिलेटिव टर्म हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल थी उसकी वो जीरो थी, कहां थी, इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट थी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जीरो पोटेंशियल से गिवन पोटेंशियल तक लाने में जितना भी वर्क किया जाता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब ये इसका मेन फार्मूला होगा, देखो ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस दिस, पोटेंशियल इज दिस, यानी कि जीरो पोटेंशियल से गिवन पोटेंशियल तक लाना है, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पोटेंशियल, क्योंकि स्टार्टिंग पोटेंशियल उसका जीरो था। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हो गया इसका फार्मूला, पॉज करके नोट करो, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in electric field, in electric field is defined as the, is defined as the work done per unit charge, is defined as the work done per unit charge in moving unit charge from जीरो पोटेंशियल, जीरो मतलब पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्रॉम जीरो पोटेंशियल यानी कि फ्रॉम इंफिनिटी, ऐसे भी कह सकते हैं, फ्रॉम जीरो पोटेंशियल या फ्रॉम इंफिनिटी, इसमें दिख रहा है इंफिनिटी, हाँ दिख रहा है, तो फ्रॉम जीरो पोटेंशियल या फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट या गिवन टू गिवन पोटेंशियल, गिवन पोटेंशियल का मतलब गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट
इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन with infinitely slow rate, with infinitely slow rate। तो जीरो पोटेंशियल से गिवन पोटेंशियल तक लाने में जितना वर्क हुआ दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो बेसिकली ये भी वर्क डन है, लेकिन जीरो पोटेंशियल से गिवन पोटेंशियल तक लाने में। और इसका मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, मान लो ए या बी जो भी है, तो अभी तक बी लिखा था, मैं आप बी लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, फंडामेंटल कंसेप्ट आ गया। और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होगा वो इसका भी होगा, वो स्केलर है, ये भी स्केलर है, सब कुछ यूनिट, डायमेंशन, यूनिट, सब कुछ सेम, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट लेंगे और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला ड्राइव करते हैं किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज। मान लो एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी गिवन पॉइंट पे। तो मान लेते हैं ये मैंने पॉइंट चार्ज दिया, चलो डायग्राम यहां बना देते हैं। ये मान लो मैंने एक पॉइंट चार्ज दिया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दिया। इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल मुझे यहां निकालना है। मान लो ए पॉइंट ले लिया इसको और ये आर डिस्टेंस पे है, यानी पॉइंट चार्ज के आर डिस्टेंस पे पॉइंट ले लिया मैंने ए, एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिस पॉइंट ए। तो डेफिनेशन क्या कहता है, एक यूनिट चार्ज को कहां से लाओगे, जीरो पोटेंशियल से लाओगे। कहां से लाओगे, जीरो पोटेंशियल से। और जीरो पोटेंशियल कहां एज्यूम्ड है, इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी से चार्ज को, यूनिट चार्ज को यहां तक लाओ, ये ले आए। तो इस प्रोसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाई। अब देखो पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं मान लो, और पॉजिटिव विल रिपेल। तो रिपेल करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो जो भी वर्क होगा दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, यानी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज की हो जाएगी। समझ में आ गया। अब यहां पर देखो क्या है कि हमें बेसिकली वर्क निकालना, एक्सटर्नल वर्क निकालना है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में हमने किया, ठीक है। तो ये जो वर्क हो रहा है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो रहा है। वर्क कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है ना। इनफाइनाइटली स्लो रेट से कर रहे हैं, विदाउट एक्सीलरेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उतना ही अप्लाइड फोर्स है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको राइट साइड में फोर्स लगा रही होगी और एक्सटर्नल फोर्स इसको लेफ्ट साइड पे लग रहा होगा, लेकिन दोनों इक्वल और अपोजिट है, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यानी कि हम ये मान के चलो कि वो कांस्टेंट स्पीड से आगे की तरफ आ रहा है ना, और बहुत ही इनफाइनाइटली स्लो रेट से आ रहा है, यानी इसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। तो इन दैट केस वी कैन से कि एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स विल बी जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अब यहां पर देखो जो सिस्टम का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों इक्वल और ओपोजिट होगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, ये जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल और अपोजिट लगा रहे हैं, ये सिस्टम के अगेंस्ट हो रहा है। और सिस्टम का फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वर्क जो हो रहा है वो भी यूनिट चार्ज पे हो रहा है, और जो फोर्स लेंगे तो वो भी फिर यूनिट चार्ज के ऊपर लेंगे, है ना। और वो फोर्स होगा वेरिएबल, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पे जब यूनिट चार्ज होगा इस चार्ज से, तो डिस्टेंस विल बी डिफरेंट। और डिस्टेंस विल बी डिफरेंट, हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जैसे वेरी करेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफरेंट होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिफरेंस होगा तो फोर्स इज अ वेरिएबल। और फोर्स जब वेरिएबल होता है तो पहले हम स्मॉल वर्क निकालते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर टोटल वर्क निकालते हैं। तो बेसिकली यहां पर हमें कैलकुलस यूज करना पड़ेगा टू फाइंड द टोटल वर्क। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से ए पॉइंट तक ला रहे हो
तो इनिशियल पॉइंट इज इन्फिनिटी, फाइनल पॉइंट इज ए। तो जो आपको वर्क करना पड़ रहा है वो वर्क आपको कैलकुलस से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां फोर्स वेरिएबल है। तो मान लो जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी से ए तक आया होगा तो रास्ते में इसको हमने पकड़ लिया यहां बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट का डिस्टेंस यहां से मान लेते हैं एक्स। अब जो चार्ज आ रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको डायग्राम में नहीं दिखाया है, पोटेंशियल बेसिकली हम इसका निकाल रहे हैं, है ना, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो वही वर्क इसका पोटेंशियल होगा। तो जो ला रहे हैं वो यूनिट चार्ज है। मान लो यूनिट चार्ज किसी भी टाइम पे बी पॉइंट पे था, और उसके बाद अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बहुत स्मॉल डिस्टेंस लेके बी टू सी बाय स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, बाय स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स। तो पहले हम निकालते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कितना होगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, दैट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। वो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा इस चार्ज का ए पॉइंट के ऊपर। ठीक, तो पहले आपको फोर्स निकालना है तो वर्क निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा देखो पहले, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज व्हेन इट इज एट बी। जब यूनिट चार्ज बी पॉइंट पे होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो F इक्वल्स टू के क्यू नॉट इज 1, जो ला रहे हैं वो 1 है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा ऐसे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, है ना। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क विल बी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्टेंस dx, स्मॉल डिस्टेंस dx अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए कितना वर्क होगा, स्मॉल डिस्टेंस के लिए वर्क होगा हमारा dw, और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी माइनस एफ इंटू डी एक्स, यानी कि dx टाइम्स ऑफ द फोर्स अप्लाइड। अब यहां पर देखो माइनस एफ क्यों लिखा, माइनस एफ इसीलिए लिखा क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो राइट साइड में है, यानी कि पॉजिटिव राइट साइड को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया, लेफ्ट साइड को नेगेटिव डायरेक्शन से ले लिया, तो माइनस एफ इज द applied force which is equal and opposite to the electrostatic force which is acting in the right side यानी positive direction, और left side applied force, this is the external force which is equal and opposite to the electrostatic force। तो ये dw हो गया। अब यहां पर जब dw का मतलब यहां E हो गया, तो E इंटू dx भी लिख सकते हैं इसको, भाई फोर्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला है, क्या हमने लिखा यहां पर देखो, इसको यहां सॉल्व करता हूं, तो dw हो गया हमारा माइनस के, चलो उसको पहले इंटीग्रेट करते हैं, तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कहां से कहां ला रहे हैं इसको, इनिशियल पॉइंट क्या है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कहां ले आ रहे हैं, ए पॉइंट पे ले आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट होगा, डिस्टेंस विल बी एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, मतलब जब यूनिट चार्ज इनफाइनाइट से आ रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट, और उसके बाद जब ये ए पॉइंट पे आ जाएगा यूनिट चार्ज तो डिस्टेंस विल बी आर। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक कर रहे हैं इंटीग्रेट, यानी टोटल वर्क निकाल रहे हैं कहां से कहां तक, ये अब आ गया हमारा इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक ला रहे हैं इसको, किसको, माइनस ई इंटू डी एक्स या एफ इंटू डी एक्स, एक ही बात है, समझ में आ गया। तो यहां तक नोट करो उसको। अब देखो क्या कर रहे हैं इसको, तो ध्यान रखना इसमें इनिशियल पॉइंट क्या है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट यानी जीरो पोटेंशियल से गिवन पोटेंशियल तक ला रहे हैं कि इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक ला रहे हैं इसको। तो टोटल वर्क डन विल बी इनफाइनाइट टू आर, और ई क्या था, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको यही सॉल्व करता हूं आगे, जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले आते हैं, के इंटू क्यू इनफाइनाइट टू आर, और ये 1/x स्क्वायर का मतलब x की पावर -2, 1/x स्क्वायर x की पावर -2, k इंटू क्यू, दिस विल बी
x टू दी पावर -1 अपॉन -1 और इनफाइनाइट टू r, और ये बाहर लगा है माइनस सबके, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो W विल बी इनफाइनाइट से r और W विल बी व्हाट, KQ, और x इनवर्स का मतलब 1/x इनफाइनाइट टू r। फर्दर सॉल्व करेंगे तो k इंटू क्यू 1/r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी एंड 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, 1 अपॉन इंफिनिटी, डायग्राम मैंने हटा दिया तो उसको ड्रॉ कर लिया होगा आप लोगों ने। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, तो W विल बी k इंटू क्यू 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन माइनस 0, तो W आ गया हमारा KQ/r। और ये ध्यान रखना है W नहीं है, ये टोटल वर्क नहीं है, दिस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम यहां पर अगर जब हमने डेफिनेशन लिखा तो वहां पर आपने ध्यान से देखो तो ये W क्या है, ये टोटल वर्क डन क्या है, W जो है ये है W इनफाइनाइट से R डिस्टेंस, है ना, अपॉन Q नॉट, दिस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मान लो Q नॉट को लाने में W वर्क हुआ, तो दिस W इज, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क हुआ, Q नॉट से डिवाइड कर दो, बार बार वही लिख रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू KQ/R। और इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, यानी कि W इक्वल टू W इनफाइनाइट टू R अपॉन Q नॉट इज V, देयरफॉर V इज KQ/R। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हो गया किसके लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द गिवन चार्ज q। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स KQ1 Q2/r², इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r², इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ/r। तो ये पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हो गया कितने डिस्टेंस पे, उसके r डिस्टेंस पे। और बेसिकली हमने समझा कि, पॉज करके नोट करो, क्या समझा कि पोटेंशियल जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द वर्क होता है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कहां से, जीरो पोटेंशियल से गिवन पोटेंशियल तक लाने में, यानी इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट तक लाने में जितना भी काम किया गया, दैट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज, दैट इज KQ/R। समझ में आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हो गया। ऐसे ही अगर मान लो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए नेगेटिव चार्ज, ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निकालना है तो क्या करोगे, मान लो लिखा यहां पर -q, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ए पॉइंट पे, मान लो r डिस्टेंस पे निकालना है, तो क्या करोगे, इनफाइनाइट से यहां पर लाओगे, वही काम हो, प्रोसेस तो सेम है। अब देखो जिस चार्ज को ला रहे हैं वो तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो हमें थोड़ी लाना पड़ेगा, वो तो अपने आप आ जाएगा। तो इसका मतलब अपने आप आ जाएगा, तो हमने थोड़ी वर्क किया, सिस्टम ने वर्क किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क किया। डेफिनेशन कहता है ये पोटेंशियल नहीं है, डेफिनेशन कहता है कि जो वर्क होगा वो एक्सटर्नल एजेंट करेगा, है ना, और उसका फोर्स उतना ही होगा जितना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और उसका अपोजिट होगा, तभी इनफाइनाइटली और स्लो रेट से वर्क होगा, विदाउट एक्सेलरेशन वर्क होगा। तो कहने का मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की तरफ ला रहे हैं, तो वो तो अपने आप आएगा, हम थोड़ी लाएंगे। लेकिन उसमें होगा क्या, जैसे जैसे पास आएगा फोर्स बढ़ता जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, यानी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी यूनिट पॉजिटिव चार्ज की। इसी को हमें यहां रोकना है, यानी स्पीड को कांस्टेंट करना है। तो उस केस में फिर क्या करना पड़ेगा पता है, जो अगर हम देखेंगे जैसे यहां पर लाए, मान लो x डिस्टेंस पे लाए, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में, यानी कि उसको पास लाना है, उसको उल्टा खींचना पड़ेगा। यानी कि मान लो कि एक पॉजिटिव, मैं नेगेटिव चार्ज हूं, मेरे सामने पॉजिटिव चार्ज है और मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, तो मुझे कोई पीछे से पकड़ के खींचे उतना ही फोर्स से, जितना फोर्स से वो चार्ज खींच रहा है, तभी तो मेरी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। तो इस केस में ये यूनिट चार्ज
यूनिफॉर्म मोशन से तभी आएगा कि जब एक्सटर्नल फोर्स इसके इक्वल और अपोजिट होगा और वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसके अपोजिट होगा। आई बात समझ में? यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो माइनस एफ है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर है। तो अप्लाइड फोर्स उसका उल्टा होगा, यानी कि हमें इसको पास जाने से बोले, पास जाने से रोकना है, हमें पास जाने से रोकना है, यानी कि उसको इतना ही फोर्स लगाना है अपोजिट डायरेक्शन में जितना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, बस वहां पर क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे थे, यहां पीछे की ओर खींच रहे ताकि यूनिफॉर्म स्पीड से जाए। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये है। तो अप्लाइड फोर्स जो है यहां पर वो इसका उल्टा है, यानी कि माइनस एफ जो होगा यहां पर वो होगा माइनस के क्यू बाई एक्स, यानी कि के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। वहां उल्टा हो गया ना। वहां पर क्या था, जो एक्सटर्नल फोर्स था वो माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर था। यहां एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दैट इज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो मैंने आपको इसलिए बताया, जब हम इंटीग्रेट करेंगे टोटल वर्क जब निकालेंगे तो इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक तो लाएंगे, तो लेकिन जब इंटीग्रेट करेंगे तो एफ टाइम्स ऑफ डीएक्स लिखेंगे, माइनस एफ टाइम्स ऑफ डीएक्स लिखेंगे, सेम चीज। और एफ यहां पर क्या है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर नहीं है, क्या है, एफ जो है यहां पर वो क्या है, माइनस एफ यहां पर है माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली ये हमारा आ जाएगा टोटल वर्क, दैट इज इंफिनिटी से आर और के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा वर्क। और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो पीछे वाला बिल्कुल देखो, और लास्ट में आ जाएगा माइनस के क्यू बाई आर, और ये हो जाएगा डब्ल्यू, इसी को हम बोलेंगे वी, माइनस के क्यू बाई आर, माइनस के क्यू बाई आर। ये यानी यहां से हमने ये समझा कि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। देखो एक बार और समझ लो क्या बताया कि भाई जब नेगेटिव चार्ज को हमें बेसिकली देखना है कि वर्क एक्सटर्नल करना है। अब यहां तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को खींच रहा है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स जो होगा वो उल्टा, यानी कि उसको जाने से रोकना है। यहां धक्का मार के पास नहीं ले आना, यहां पर जाने से रोकना है। तो जो अप्लाइड फोर्स होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में होगा, उतना ही होगा जितना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो अप्लाइड फोर्स इज माइनस एफ, मतलब एक्सटर्नल वर्क बोल देंगे इसको। एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस एफ एंड एफ इज माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो प्लस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इस तरफ का फोर्स माइनस, उस तरफ का फोर्स प्लस। तो एक्सटर्नल फोर्स लेना है तो प्लस, पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट साइड की तरफ लग रहा है। तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, जैसे उसमें था माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर एक्सटर्नल फोर्स, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां राइट साइड में था। तो बिल्कुल उसका उल्टा है, मतलब वहां माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट किया, यहां पर के क्यू बाई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? तो ये इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज, ये नोट कर लो इस चीज को, कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, हम देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया, अभी आपको बताते हैं आगे, तो वहां पर हम क्या करते थे, मैग्नीट्यूड लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, या फोर्स का हम मैग्नीट्यूड लेते थे, चाहे चार्ज पॉजिटिव होता था चाहे नेगेटिव होता था, मैग्नीट्यूड लेते थे और डायरेक्शन दिमाग से लगाते थे। याद है, मैग्नीट्यूड लेते थे और डायरेक्शन दिमाग से लगाते थे। मतलब वहां पर दिमाग का मतलब डायरेक्शन, यहां तो कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, तो यहां दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है।
यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस करेंगे तो यहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां डायरेक्शन होता ही नहीं है। ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते थे? मैग्नीट्यूड लेते थे, चाहे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, उसको मैग्नीट्यूड लेते थे यानी पॉजिटिव लेते थे और डायरेक्शन दिमाग से लगाते थे। उसके बाद हम देखते थे कि सेम में है कि ऑपोजिट में है। सेम में तो ऐड कर देते थे, ऑपोजिट में तो माइनस कर देते थे, नहीं तो रिजल्टेंट का फार्मूला यूज करते थे। यहां पर क्या करेंगे? यहां तो डायरेक्शन होता ही नहीं है, यानी यहां तो दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या करना है? सीधा पोटेंशियल निकालो, सीधा ऐड कर दो। यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी हम ये बोलेंगे, ये समझ में आ गया? पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। यानी कि अगर कोई चार्ज प्लस में है तो पोटेंशियल प्लस में आएगा, माइनस में है तो पोटेंशियल माइनस में आएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब हमें मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने समझा और सुपरपोजिशन करते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सुपरपोजिशन जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में करेंगे तो करेंगे क्या? देखो, एक सुपरपोजिशन में क्या करते हैं? गिवन पॉइंट होता है, मान लो ए पॉइंट ले लिया, इसके आसपास में बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 सो ऑन Qn। इसका डिस्टेंस, यहां पोटेंशियल निकालना है मान लो ए पॉइंट पे, इसका डिस्टेंस यहां से RA, इसका डिस्टेंस है RB, R2, ये R3 सो ऑन Rn। तो टोटल पोटेंशियल जो होगा किसी भी गिवन पॉइंट पे विच इज एट ए हेयर, दैट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट चार्जेस। यानी जितने चार्जेस हैं सबका पोटेंशियल निकालो और सीधा उसको ऐड कर दो, यानी इसमें दिमाग होता नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई दिमाग नहीं होता, तो दिमाग लगाने की यहां जरूरत ही नहीं है। सीधा क्या करो, सभी चार्जेस का पोटेंशियल निकाल दो, सीधा अलजेब्रिक सम करो। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, जब नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। यह चीज जरूर ध्यान रखना। इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऐसा नहीं करते थे हम। जब सुपर इंपोज करते थे फोर्स या फील्ड को, मैग्नीट्यूड लेते थे, साइन के साथ वैल्यू नहीं लिखते थे, ठीक है, और डायरेक्शन फिर दिमाग से लगाते थे। तो क्या बोलेंगे? K Q1/R1 प्लस K Q2/R2 प्लस सो ऑन K Qn/Rn। ये टोटल पोटेंशियल आ गया गिवन पॉइंट पे। ठीक, तो इसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस बड़े आसान है। यहां पर एक दो क्वेश्चंस हम करके देखते हैं कि कैसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे किसी एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट केस हमने क्या लेते थे सुपरपोजिशन में, याद है? स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन। यानी कि मान लो केस 1, मान लो दो चार्ज लिया Q1 और Q2, इसका पोटेंशियल निकालना है। मान लो यहां ये डिस्टेंस मान लेते हैं इसका R, इसका A पॉइंट पे मान लो पोटेंशियल निकालना है, X ले लिया, यहां से हो गया R माइनस एक्स। ए से Q1 से A पॉइंट का डिस्टेंस X ले लिया, तो दूसरे से हो गया R माइनस एक्स। तो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एट A विल बी V1 प्लस V2। एंड व्हाट इज V1? K Q1 बाई X प्लस K Q2 बाई R माइनस एक्स। बस सीधा ऐड करो तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा A पॉइंट पे। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी, हमने ये पॉज कर नोट करो, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं इसका। देखो, मान लो मैंने दो चार्ज लिया, 2 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस मान लो 16 सेंटीमीटर है इनके बीच में। कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। किसी भी पॉइंट पे, भाई दो ही पॉइंट होगा, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल। ठीक है, मान दोनों पॉइंट पे निकाल के दिखा देते हैं। मान लो यहां निकालना है और एक यहां दिखा देता हूं, यहां ए डैश कर देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डैश। मान लेते हैं ए का डिस्टेंस 2 माइक्रोकूलम से यहां पर 3 सेंटीमीटर है, और इसका यहां डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यहां से ऐसा कुछ डिस्टेंस ले लिया। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए विल बी V1 प्लस V2।
इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल निकालो और ऐड कर दो, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो V1 क्या हो जाएगा, के माइक्रो कूलम में 2 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 3 सेंटीमीटर 3 × 10⁻⁻² प्लस के क्यू यानी कि 6 × 10⁻⁻6 अपॉन, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, ये 3 है, ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस विल बी 13 × 10⁻²। अब यहां पर क्या करो, कॉमन ले लो। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, अपने आप मैथमेटिकली अपने आप सॉल्व कर लेना। तो k कॉमन ले लिया, 10⁻⁻6 कॉमन आ गया, और 10⁻² कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, ब्रैकेट के अंदर रह गया हमारा 2/3, और यहां मतलब क्या रह गया 6/13। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, जो भी है इसका हमारा पोटेंशियल आ गया किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। बड़ा आसान, क्या बताया, जितने चार्जेस हैं स्ट्रेट लाइन में, 2 चार्जेस के लिए हम कर रहे हैं अभी, दोनों का पोटेंशियल निकालो, सीधा ऐड कर दो, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। के की वैल्यू डाल देंगे 9 × 10⁻⁹ और सॉल्व कर देंगे, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। ऐसे ही मान लो अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, बी पे यहां निकाल देता हूं, पर देखो ए डैश पे, वी ए डैश पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी भाई, इसका पोटेंशियल निकालो, इसका निकालो, दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है देखो 3, यहां 16 और ये 2 18 सेंटीमीटर। तो इस चार्ज का यहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा देखो, के 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 18 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, प्लस के और 6 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है वहां से 2 सेंटीमीटर, इसका यहां से 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻2 कॉमन ले लो, जो भी आ रहा है, के 10⁻⁻6 सेम चीज, 10⁻⁻2 कॉमन आ गया, और यहां रह गया हमारा 2/18 प्लस 6/2, जो भी है सॉल्व करो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा ए डैश पॉइंट पे। तो सिंपल सी चीज कि जितने भी चार्जेस हैं दोनों का पोटेंशियल निकालो और ऐड कर दो। इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप देखो, अब इसी में मान लो केस दूसरा बनाते हैं, चलो इसको पॉज कर नोट करो पहले। तो हमने क्या देखा कि 2 चार्ज पॉजिटिव है, दोनों को हमने ऐड किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया किसी भी गिवन पॉइंट पे, या तो बीच में कहीं निकालना है या बाहर निकालना है, दोनों का पोटेंशियल निकालो चार्ज का और ऐड कर दो, नेट पोटेंशियल आ जाएगा हमारा। अब देखो उसमें केस 2, मान लिया एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। जैसे मान लिया -2 ले लिया वही माइक्रोकूलम और -6 माइक्रोकूलम, जैसे अंदर प्लस, तो जैसे अंदर निकाल रहे हैं वैसे बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो वही 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस यही निकाल रहे हैं, बिल्कुल सेम चीज। मान लो यहां निकालना है 2 सेंटीमीटर और एक यहां ले लेता हूं, ये भी 2 सेंटीमीटर मान लो ले लिया मैंने, कोई डिस्टेंस ले लिया 2 या 3 कुछ भी ले लो, मैंने तो एग्जाम्पल लेके ऐसे ही बता रहा हूं, एक कंसेप्ट समझना है, बाकी तो क्वेश्चन हम कर ही लेंगे। तो ए और ए डैश, तो ए पे टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा देखो, इसका प्लस इसका। यहां पर ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। चार्ज पोटेंशियल में जब चार्ज लेंगे तो साइन के साथ रहेंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे क्योंकि डायरेक्शन इसमें होता ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड साइन के साथ लेना है। तो क्या लिखेंगे यहां पर देखो, के -2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर, आर मतलब 2 × 10⁻⁻6 -2, ठीक है, प्लस के 6 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस विल बी नाउ 14, 16 यहां से यहां तक, ये 2, तो ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस यहां से 14, तो 14 × 10⁻⁻2 सॉल्व कर लो, पोटेंशियल आ जाएगा ए पॉइंट पे। ठीक है, यानी एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, यानी माइनस ये कॉमन लेते हैं, चलो के इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻2, यहां जाएगा -2/2 और यहां जाएगा प्लस 6/14 और इसका एलसीएम लोगे ये कट जाएगा, 2 दूनी 2 3 और 7,
तो जो भी इसको सॉल्व कर देंगे तो ये नेट पोटेंशियल आ जाएगा हमारा, मतलब माइनस लिया है यहां पर, ध्यान रखना। पहले बार अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल। ऐसे ही अगर यहां निकालेंगे तो भी वही चीज करेंगे, बच्चों वाली चीज है, क्या बार बार एक ही चीज को रिपीट करना है। समझ में आ गया? तो अपने आप निकाल लेना। तो इस तरीके से और ऐसे ही हम यहां पर भी निकाल लेंगे। अब देखो एक चीज, जैसे हमने, चलो इसको पॉज करके नोट करो। हाँ, अब देखो इसमें जैसे हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट निकालते थे, याद है? इक्विलिब्रियम। वहां पर क्या कंडीशन होती थी कि फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल एंड अपोजिट। यहां पर तो कोई डायरेक्शन होता ही नहीं, यहां तो कोई डायरेक्शन होता ही नहीं। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव चार्ज है दोनों का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो एक का पॉजिटिव पोटेंशियल और एक का नेगेटिव पोटेंशियल होगा, अगर एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो अगर दो चार्ज मान लो सेम साइन का है और उसका हमें यह बताना है कि देखो फाइंड क्वेश्चन है कि -6 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम, दे आर सेपरेटेड बाय 16 सेंटीमीटर अपार्ट। बार बार वही ले रहा हूं मैं, सेम डेटा। तो कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन joining two charges where net electric potential is zero, where net electric potential is zero। यानी दो चार्ज दिया है, एक है -6 माइक्रोकूलम एक है +2 माइक्रोकूलम, वो पॉइंट बताओ जहां पर नेट पोटेंशियल जीरो होगा। अब एक चीज देखो कि अगर ये दोनों चार्ज मान लो पॉजिटिव होता तो इसका भी पोटेंशियल पॉजिटिव होता, इसका भी पोटेंशियल पॉजिटिव होता। क्या दो पॉजिटिव जुड़ करके जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरीके से मान लो अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों का पोटेंशियल नेगेटिव आता, तो क्या वो दोनों जुड़ करके जीरो आ सकता था? नहीं आ सकता था। यानी कि दो चीज का जोड़ जीरो तभी हो सकता है जब एक प्लस और एक क्या हो, माइनस हो। जैसे -3 + 3 इज 0, और -3 है तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल होगा, प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर दो चार्ज अगर सेम साइन का होता है तो उनकी वजह से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर नेट पोटेंशियल जीरो हो। यानी नेट पोटेंशियल जीरो करने के लिए एक चार्ज होना चाहिए प्लस और एक चार्ज होना चाहिए माइनस, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां डायरेक्शन होता था, वहां दिमाग होता था। दिमाग का मतलब डायरेक्शन होता था, और डायरेक्शन अगर अपोजिट में है तो कट के जीरो हो सकता था, इक्वल अपोजिट। यहां तो कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। तो यहां पर जीरो पोटेंशियल लाने के लिए एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव का होना बहुत जरूरी है। सिमिलर चार्जेस का पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कहीं भी जीरो नहीं होगा। जीरो पोटेंशियल कब होगा? जब एक चार्ज प्लस होगा दूसरा चार्ज माइनस होगा, जैसा यहां। और उसमें एक और कंडीशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड में कि दो चार्ज अगर सेम साइन का है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं होता था जीरो, याद करो, या पिछले लेक्चर्स को देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को, है ना। तो दो चार्ज अगर सेम साइन का होता था इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बिटवीन द चार्ज, और दोनों अपोजिट साइन का था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होता था? एक्सिस पे कहीं बाहर होता था, उस चार्ज की तरफ होता था जहां पर जिसका मैग्नीट्यूड कम है। यहां पर भी सेम चीज है। यहां पर अगर दोनों चार्ज, वहां पर क्या था, दोनों चार्ज सेम साइन का है तो पक्की बात थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कहीं जीरो आएगा, बाहर कभी जीरो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर माइनस होगा बाहर प्लस होगा। प्लस दो चीज प्लस होता है, सेम डायरेक्शन में है तो कभी वो एक दूसरे को नलीफाई नहीं करेगा, कैंसिल नहीं करेगा। कैंसिल करने के लिए इक्वल ऑपोजिट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बता रहा हूं, है ना। तो दो चार्ज अगर सेम साइन का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कहीं जीरो होता था, बाहर कभी जीरो नहीं हो सकता था। दो चार्ज अगर ऑपोजिट साइन का है तो बीच में कभी जीरो नहीं हो सकता था, एक्सिस पे कहीं जीरो होता था। और किस साइड होता था? जिसका मैग्नीट्यूड कम है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो पहली बात, जीरो तभी होगा जब दोनों चार्ज ऑपोजिट साइन के होंगे। दोनों चार्ज सेम साइन के नहीं हो सकते, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर भी जीरो हो सकता है और बाहर भी जीरो हो सकता है, कहीं भी। तो इसमें जब पोटेंशियल जीरो पूछेगा तो दोनों चार्ज देखेंगे क्या दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, तो हैं तो बल्ले बल्ले, इसका मतलब पोटेंशियल जीरो हो सकता है। और उनके बीच में भी जीरो हो सकता है और बाहर भी जीरो हो सकता है। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही जगह होता था, या तो बाहर या अंदर, यहां पर दोनों जगह होगा। ठीक है, ऑपोजिट साइन का है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बीच में भी जीरो होगा और बाहर भी जीरो होगा। लेकिन बाहर किस साइड होगा? वही चीज जिसका मैग्नीट्यूड कम है।
तो क्या करेंगे, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। तो पहला सॉल्व करते हैं। देखो उसमें मान लो एक जगह हम यहां ले लिया मैंने एक पॉइंट P, इसका डिस्टेंस यहां से ले लिया x, यहां से ले लिया r 16 माइनस एक्स। मान लो यहां पर पोटेंशियल, दो केस बनाएंगे। केस वन, जब पॉइंट अंदर है यानी बीच में कहीं निकालते हैं, वो पॉइंट देखते हैं इनके बीच में कहां पोटेंशियल जीरो है, यानी दो जगह पोटेंशियल जीरो होगा, बीच में भी होगा और बाहर भी होगा, और बाहर की साइड होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है, यानी कि 2 माइक्रोकूलम्ब की साइड होगा। तो केस वन, इसका पोटेंशियल निकालो, इसका पोटेंशियल निकालो, सीधा ऐड कर दो, तो क्या होगा, सम विल बी जीरो। तो यानी कि Vp टोटल पोटेंशियल जो आ गया P पॉइंट पर कितना होगा, K -6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, इसका पोटेंशियल यहां पर आ गया, और प्लस K 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 16 माइनस एक्स। इन दोनों का सम क्या आ गया, जीरो। जीरो आना चाहिए, मतलब नेट पोटेंशियल इज जीरो। तो टोटल पोटेंशियल निकाला, जीरो कर दिया, नेगेटिव को इस साइड ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा फिर ये, K 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू K 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एक्स। तो K से K कैंसिल हो गया, दिस एंड दिस इज कैंसल्ड, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया फिर ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहां पर रह गया, मतलब बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, पहले लिख लेते हैं। 1/16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब, तो x इक्वल्स टू 48 माइनस 3x, तो 4x इक्वल्स टू 48। कैलकुलेशन हो सकता है कहीं एरर हो तो अपने आप चेक कर लेना, मैं तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूं, कंसेप्ट बताना है बस। तो x कितना आ गया, 1 और 2, 12 सेंटीमीटर। अब इसमें एक चीज और देखना कि ये नॉर्मली जब सॉल्व करते हैं तो जैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो यहां भी मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻2, यहां भी करेंगे 10⁻⁻2, तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने करा ही नहीं। लेकिन जब पोटेंशियल निकालने को बोलता कि पोटेंशियल निकालो इस पॉइंट पे, तो इसको भी मीटर में लेना था, इसको मीटर में लेना था, तभी सॉल्व करते इसको। यहां तो कैंसिल हो गया, तो मैंने लिया नहीं, कंसीडर नहीं किया। तो ये आ गया हमारा, यानी कि इनके बीच में ये पॉइंट आ गया 12 सेंटीमीटर, यहां से -6 सेंटीमीटर से कितना दूर, -6 माइक्रोकूलम्ब से कितना दूर, 12 सेंटीमीटर दूर, यहां से कितना दूर, 4 सेंटीमीटर दूर, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जीरो। ठीक है, तो बीच में भी आ गया। केस सेकंड, पॉज करके नोट करो, केस सेकंड। सेकंड केस में क्या करेंगे, हाँ सेकंड केस में क्या करते हैं देखो, ये पॉइंट हम कहां लेते हैं, केस टू। इसमें क्या लेता हूं, पोटेंशियल यहां निकालता हूं। मान लो यहां से ले लिया मैंने एक्स डिस्टेंस पे, मान लो यहां पोटेंशियल जीरो है, मैंने क्या बताया, उस साइड लेना है जिसका मैग्नीट्यूड कम है, क्योंकि भाई छोटा चार्ज है तो उसका डिस्टेंस कम होना चाहिए, बड़ा चार्ज है उसका डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाए। वही चीज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कंसेप्ट यूज करते थे, सेम। तो पी पॉइंट अब यहां मान लिया, तो नेट पोटेंशियल एट पी विल बी नाउ K -6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन कितना हो गया, 16 प्लस एक्स प्लस K 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, जीरो होना चाहिए। अब इसको इधर ले आओ, तो K 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू K 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 16 प्लस एक्स। तो K से K कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 16 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x। नाउ दिस विल बी 2x इक्वल्स टू 16, तो यहां से x आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, यानी यहां से कितना दूर, 8 सेंटीमीटर दूर। तो यहां से कितना दूर, 16 और 8 24,
24 सेंटीमीटर दूर यहां से और यहां से 8 सेंटीमीटर दूर। तो क्या हमने देखा कि पहली बात हमने देखा कि दो चार्ज अगर सेम साइन का है तो उसका पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। नेट पोटेंशियल दो तीन, दो के लिए नहीं है, 3 4 5 6 कितने भी हो, सेम साइन के हैं तो पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता। पोटेंशियल जीरो करने के लिए कुछ चार्ज होंगे पॉजिटिव, कुछ चार्ज होंगे नेगेटिव, जिससे कि कुछ चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव आए, कुछ का नेगेटिव आए, नेट पोटेंशियल जीरो आ जाए। समझ में आ गया? तो कुछ चार्ज प्लस और कुछ चार्ज माइनस जरूर होना चाहिए अगर नेट पोटेंशियल जीरो करना है तो। ठीक है, ये दो चार्ज के लिए होगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। क्यों सिंपल होते हैं पोटेंशियल के क्वेश्चंस? क्योंकि पोटेंशियल में दिमाग नहीं होता, दिमाग लगाना ही नहीं है भाई। और दिमाग जब नहीं लगाना तो फिर तो मजा आ गया, करते जाओ उसमें। ठीक है, अब थ्री चार्ज के लिए लेते हैं। देखो थ्री चार्ज सिस्टम, जैसे मान लो ये थ्री चार्ज ले लिए, सिंपलेस्ट केस बता रहा हूं। क्यू 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 कहां पर निकालना है पोटेंशियल? कहीं पर भी निकाल देते हैं। मान लो बीच में निकालना है कहीं, बीच का मतलब सेंट्रोइड। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने निकाला था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ। ठीक है, ये डिस्टेंस है मान लिया ए, तो ये a/2 हो गया। फाइंड द नेट पोटेंशियल एट ओ। तो क्या करोगे यहां पर जितने चार्ज है सबका पोटेंशियल निकालो और सीधा ऐड कर दो। तो ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस r है, ये भी r होता है, ये भी r होता है, याद है? ये 30 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ये। ठीक है, तो a/2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, a/2 अपॉन r, a/2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू cos 30, 60 डिग्री का है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे ए साइड है इसके मान लो। तो कहता है कि नेट पोटेंशियल निकालो ओ पॉइंट पे। तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या चाहिए? सब चार्जेस का डिस्टेंस चाहिए ओ से। सबका डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया? आर। अब मैं आर की वैल्यू निकालता हूं तो इस ट्रायंगल से निकाल लेता हूं। तो a/2 अपॉन आर इज cos 30, तो आर इक्वल टू a/2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, a/2 अपॉन आर इज cos 30, तो cos 30 इज a/2 और cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2, तो ये हो जाएगा a/2 इंटू √3/2, तो ये आ जाएगा a/√3। a/√3 आ गया। एक बार और चेक कर लेते हैं। ये डिस्टेंस a/2, ये r, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज cos थीटा, cos थीटा है ना। तो हाँ, तो a/2 अपॉन r, तो r इज a/2, सही है ना, cos थीटा। cos थीटा इज √3/2, a/√3 आ गया, ये r आ गया। ठीक है, नेट पोटेंशियल क्या होगा? देखो नेट पोटेंशियल विल बी v1 प्लस v2 प्लस v3। तो तीनों का पोटेंशियल सेम होगा, एक का निकाल करके 3 टाइम्स कर दो, तो 3 टाइम्स हो v1 कर देता हूं। 3 और v1 क्या है? k, q/r, और r की वैल्यू क्या है? k, और r की वैल्यू है a/√3, √3 आ जाएगा ऊपर। चलो अभी से लिखते हैं इसको। तो दिस विल बी 3√3 kq/a, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट a। अब इसमें एक चार्ज मान लो कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख देना, नेगेटिव है तो नेगेटिव रख देना, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। बहुत आसान। सारे चार्जेस का पोटेंशियल निकालो, सीधा ऐड कर दो। प्लस वाले का प्लस मिलो, माइनस वाले का माइनस मिलो, तो जहां प्लस होगा वो जहां माइनस होगा वो एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चार्जेस का बताया पॉइंट चार्जेस के लिए। ऐसे 4 चार्जेस करेंगे, क्या करेंगे? 4 चार्जेस में स्क्वायर ले लेते हैं, सिंपलेस्ट केस। ये चार्जेस ले लिए, स्क्वायर है मान लो। फाइंड द नेट पोटेंशियल एट द ओ, सेंटर पे निकालना है नेट पोटेंशियल। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये आर मान लेता हूं, ये भी आर मान लेता हूं, ये भी आर मान, सबके कॉर्नर पे मान लो सेम चार्ज रख दिया, क्यू क्यू क्यू। कोई भी चार्ज हो सकता है, यहां तो कुछ सोचना ही नहीं है, सब जो चार्ज से ले लो, सबका पोटेंशियल निकाल के सीधा ऐड कर दो, खत्म कहानी। ए ठीक है, अब देखो उसमें तो ये डिस्टेंस आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये मान लो आर है, ये भी आर है, तो आर कितना हो जाएगा? इस पूरे को निकालो पहले। तो ये जो हो जाएगा आर, ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस थ्योरम, तो √2 है, ये डिस्टेंस हो गया √2 है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी उसकी आधी, यानी कि √2a/2, यानी कि a/√2, ये आर की वैल्यू आ गई। तो नेट पोटेंशियल एट ओ
V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, है ना। V1 सब कुछ सेम है, तीनों का पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो पोटेंशियल विल भी सेम। तो 4 टाइम्स कर देते हैं सीधा Q1 का, तो 4 KQ बाई A बाई √2, दिस विल बी 4 √2 KQ बाई A। ये आ गया टोटल पोटेंशियल सेंटर पे। देखो जब इन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं, ऐसा ही चीज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। आपको याद होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये क्वेश्चंस करते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फील्ड के, तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालते थे इस केस में, तो देखो क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, जैसे नाम दे दिया A, B, C और D। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, ये हो गया EA, ये था EC। ऐसे ही पॉजिटिव का इधर ED और इसका इधर EB। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे क्या थे इसमें, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। तो इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इक्वल और अपोजिट। तो ई नेट जो आता था ऐसे केसेस में वो 0 आता था, पोटेंशियल 0 नहीं आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कॉर्नर्स पे सेम चार्जेस रखे हैं, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो डेकागन हो, चाहे वो नैनोगन हो, चाहे कोई भी गन हो, अगर कॉर्नर पे सेम चार्जेस है तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा और पोटेंशियल सब, एक चार्ज का पोटेंशियल निकालो और सबका सम होगा। तो यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो पोटेंशियल भी 0 होगा। एग्जांपल इज दिस। तो नोट करके लिख लो इसका मतलब कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is 0 at a point, then electric potential must be 0. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मस्ट बी 0, यानी कि ऐसा को हो भी सकता है कि भाई कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल 0 हो भी सकता है, लेकिन यह कह रहा है कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पोटेंशियल भी 0 हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पोटेंशियल भी 0 हो, ठीक है। तो कहीं पर भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो पोटेंशियल जरूरी नहीं है कि इट नॉट नीड टू बी, पोटेंशियल विल बी 0 एट दैट पॉइंट इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। नेसेसरी नहीं कोई जरूरी, ठीक है। अब इसका वाइसी वर्सा खुद ही सोचना, क्या इसका वाइसी वर्सा ट्रू है कि अगर कहीं पर, खुद ही सोच के देखो, आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा, लेकिन तब तक खुद ही सोचो कि इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी, यानी क्वेश्चन देते हैं कि इज इट नेसेसरी दैट इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is 0 at a point, then electric field must be 0. क्या ऐसा जरूरी है? खुद ही सोचना कि अगर कहीं पर पोटेंशियल 0 है तो क्या ये जरूरी है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा? अगर जरूरी नहीं है तो एग्जाम्पल बताओ, आगे के लेक्चर्स देखोगे उसमें इसका आंसर आएगा, तब तक खुद ही सोचो। तो आज के लिए जो हमने ये टॉपिक किया, तो आज का हमारा टॉपिक था पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद हमने सुपरपोजिशन क्वेश्चंस किए, सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स किए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, और हमने देखे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सुपरपोजिशन तो बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना है नहीं, खाली क्या लगना है, मैग्नीट्यूड लेना है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव लेना है। समझ में आ गया? तो आज का लेक्चर हम ये रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हम लेके आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।